जय हिंद दोस्तों। आइए आज देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में हम जानेंगे, जो भाग 4 में दिया गया है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो अनुच्छेद 36 से 51 तक इसकी व्याख्या किया गया है। किस अनुच्छेद में क्या दिया गया है इसके बारे में हम जानेंगे। हम इसके पहले वाले वीडियो में 36 से 45 तक पहले पार्ट में हमने जाना है। जो आप लोग को नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हम ये दूसरा पार्ट है इसका, जो आज हम 46 से 51 तक देखेंगे। ठीक है, इसमें क्या क्या दिया गया है इसके बारे में हम देखेंगे। फिर उसके बाद हम डीपीएसपी का वर्गीकरण किया गया है, इसके बारे में हम जानेंगे। कौन कौन से आर्टिकल किस किस भाग में बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम देखते हैं अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 में एससी एसटी और ओबीसी वर्गों के शिक्षा एवं संपत्ति संबंधित हितों की अभिवृद्धि। ठीक है, राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी वर्ग के विकास एवं शिक्षा के लिए राज्य सरकार कानून बनाती है, उनकी संपत्ति के वृद्धि के लिए। ठीक है, जो अनुच्छेद 46 में बताया गया है। अगला अनुच्छेद देखते हैं 47 में पोषाहार एवं जीवन स्तर के ऊंचा करने के लिए की बात की गई है कि राज्य के अंदर राज्य सरकार की ये जिम्मेदारी होती है कि जो भी किसी राज्य के अंदर व्यक्ति है उनके जीवन को के लिए पोषाहार, फल फूल, दूध अच्छे से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये देख रेख राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। ठीक है दोस्तों, और उनके कल्याण, जो राज्य के अंदर रहते हैं व्यक्ति, उनके कल्याण की बात की गई है। ठीक है, इसी में बताया गया है कि जो भी मादक पदार्थ होता है, ठीक है, उस पे बैन राज्य सरकार द्वारा लगाया जा सकता है। जैसे चरस, अफीम, गांजा, हीरोइन, ये सब है जो मादक पदार्थ, इन पे राज्य सरकार पोषाहार एवं जीवन स्तर के अनुच्छेद 47 के माध्यम से बैन कर सकता है। ठीक है, तंबाकू हुआ, खैनी हुआ। ठीक है, हम अगला अनुच्छेद देखते हैं 48 में कृषि एवं पशुपालन। कृषि, जैसे हम लोग जो हर गांव में एक सरकारी सोसाइटी होता है, वहां पे हमको राज्य सरकार के माध्यम से बीज मिलती है, डाई, यूरिया मिलती है। तो यह राज्य सरकार की व्यक्ति के जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए, एग्रीकल्चर की विकास करने के लिए ये दिया जाता है उचित मूल्य पर। ठीक है, और पशुपालन 48 में ही पशुपालन का बात किया गया है। जो गाय बछड़े हैं, भैंस, इसके पालने की बात की गई है। इसीलिए देखते होंगे कि आपको लोन दिया जाता है, ठीक है, फार्म खोलने के लिए। भैंस की हुई, बकरी की हुई, ठीक है, गाय की हुआ। ठीक है, इसी के माध्यम से आर्टिकल 48 के ही माध्यम से जो दुधारू गाय होती है, बछड़े होते हैं, बकरियां होती है, उनकी जो बलि दिया जाता है, उनको बैन किया गया है आर्टिकल 48 के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, हम अगला अनुच्छेद देखते हैं 48A, जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है पर्यावरण से। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण एवं वन जीवों की रक्षा। पर्यावरण देखते होंगे इस समय मिशन चल रहा है, पर्यावरण वृक्ष लगाओ जीवन बचाओ। ठीक है, तो ये क्या है, 48A के माध्यम से राज्य सरकार की ये जिम्मेदारी होती है कि वृक्ष
हर व्यक्ति के द्वारा लगाया जाए, ठीक है। और जो भी जीव जानवर पर्यावरण के अंदर रहते हैं, ठीक है, जंगलों में, उनकी रक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है, उनकी देखरेख राज्य सरकार करती है, ठीक है दोस्तों। हम अगला अनुच्छेद देखते हैं 39 में कहा गया है राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों और वस्तु की रक्षा, ठीक है। जो राष्ट्रीय धरोहर है, ठीक है, उसकी राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उसकी देखरेख राज्य सरकार करे। वो स्थान है, उसकी सर सफाई और उसकी देखरेख राज्य सरकार की होती है कि व्यक्ति वहां पर गलत कुछ ना करे या उसके तोड़फोड़ ना करे, ठीक है, राष्ट्रीय स्मारक की, ठीक है। तो ये बताया गया है 49 में। अगला देखते हैं अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 में बताया गया है कार्यपालिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्ति पृथकीकरण, मतलब बताया गया है कि किसी राज्य के द्वारा कार्यपालिका में न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं करेगी और न्यायपालिका में कार्यपालिका हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो ये बताया गया है 50 में। अनुच्छेद 50 में बताया गया है कि कार्यपालिका की अलग स्वतंत्र है कार्य करने के लिए और न्यायपालिका कार्य करने के लिए अलग स्वतंत्र है, ठीक है दोस्तों। यह भारत में बताया गया है, भारत के संविधान में, ठीक है। हम आखिरी अनुच्छेद देखते हैं डीपीएसपी का, जो अनुच्छेद 51 है, ठीक है। अनुच्छेद 51 है राष्ट्रीय शक्ति एवं सुरक्षा। अंतर्राष्ट्रीय शक्ति एवं सुरक्षा की अभिव्यक्ति राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है कि राज्य जो भी अंतर्राष्ट्रीय समझौता हो उसकी सुरक्षा और अभिवृद्धि, जो भी उसकी विकासशील हो, वो राज्य सरकार के माध्यम से किया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आज देखा कि जो डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसको हमने 2 पार्ट में पढ़ा, जो 36 से 51 तक दिया गया है, ठीक है। अब हम इसको देख लेते हैं कि जो थिंकर हैं, डीपीएसपी को 3 प्रकार से देखा गया है, ठीक है। समाजवादी, गांधीवादी, ठीक है, और उदारवादी सिद्धांत। तो ये 3 सिद्धांतों में बांटा गया है डीपीएसपी को, ठीक है। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो, हम उनको देखते हैं कौन कौन से अनुच्छेद किन किन माध्यमों के, चिंतकों के द्वारा है, ठीक है। तो अब पहला देखते हैं इसमें समाजवादी सिद्धांत, ठीक है। समाजवादी सिद्धांत में अनुच्छेद 39A, ठीक है, 39C और 39D, 39E, ठीक है। जब हमने पहले पार्ट डीपीएसपी का बताया था तो उसमें हमने 5 पॉइंट को बताया था, तो उसमें से 4 पॉइंट समाजवादी सिद्धांत पे लागू होता है और 39A जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा यह भी जोड़ा गया है, ठीक है, समाजवादी में। अगला देखते हैं 41, 42, 43, 43A और 47, ठीक है। तो इस प्रकार से ये समाजवादी सिद्धांत पर कार्य करती है डीपीएसपी में, ठीक है। डीपीएसपी में ये समाजवादी सिद्धांत का अनुच्छेद है, ठीक है। अब गांधीवादी विचारधारा पे कौन कौन से अनुच्छेद काम करते हैं, ठीक है, तो उसके देखते हैं। 40 में ग्राम पंचायत, ठीक है, 40 में ग्राम पंचायत की बात की गई है। फिर 43 है, 43B है, 46 है, 47 और 48, ठीक है। अभी हमने 46, 47, 48 के बारे में बताया। SC, ST, OBC वर्गों के लिए शिक्षा और संपत्ति से संबंधित राज्य सरकार विकास करेगी, और 47 में पोषाहार और 48 में कृषि संबंधित, ठीक है। 44। अब अगला हम देखते हैं उदारवादी सिद्धांत, जो हमने 3 पार्ट में बांटा गया है, उनमें तीसरा है उदारवादी सिद्धांत, ठीक है। उदारवादी सिद्धांत में बताया गया है 48, जो
सॉरी 44 में सिविल संहिता की बात की गई है। 45 में 0 से 6 वर्ष बच्चों की शिक्षा देखरेख की बात की गई है। और 48 में कृषि एवं पशुपालन और 48 में पर्यावरण और 49 में राष्ट्रीय महत्व के धरोहर, ठीक है। 50 में पृथ्वीकरण और 51 में राष्ट्रीय सुरक्षा, ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात की गई है। तो इस प्रकार से डीपीएसपी का तीन प्रकार से वर्गीकरण किया गया था, समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी सिद्धांत में। तो दोस्तों हमने जान लिया कि कौन सा अनुच्छेद समाजवादी के सिद्धांत में काम करते हैं, कौन सा अनुच्छेद गांधीवादी विचारधारा के अनुसार काम किया जाता है और उदारवादी सिद्धांत की तरह, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने आज पढ़ा। तो दोस्तों आप 1 से 2 बार वीडियो देखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा कि किस किस वर्ग में कौन कौन से अनुच्छेद बांटे गए हैं। और हमने 2 पार्ट में डीपीएसपी को पढ़ा है पूर्ण रूप से 36 से 51 तक को, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग देखिएगा 1 से 2 बार वीडियो, आप लोग को याद होगा, ठीक है दोस्तों। अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है दोस्तों। और पहली बार आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अन्यथा जब भी वीडियो लोड होगा पहले आप पे नोटिफिकेशन पहुंचेगा। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।